अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 50 मरीज दम तोड़ गए हैं, जबकि 3,344 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में वबा से अमवात की कुल तादाद 4,762 हो गई है और 2,406 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दुनिया के 12 मुल्कों के तकरीबन 250 साइंसदानों ने कहा है कि कोविड-19 हवा के जरिए फैलने वाला वायरस है। भारत में कोरोना केसेस की तादाद रूस से बढ़ गई है, जिसके बाद आलमी फहरिस्त में उसका नंबर तीसरा हो गया है। भारत में केसेस की मजमूई तादाद 7 लाख के लगभग है। कोरोना वायरस से मुतासर मुल्कों में सरे फहरिस्त अमरीका और दूसरे नंबर पर ब्राजील है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पाकिस्तान में पायलट्स के जाली या मशकूक लाइसेंस के हवाले से अपने हालिया बयान को गैर जिम्मेदाराना या कबल अस वक्त के तासुर को रद्द करते हुए कहा है कि तैयारा हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट मुल्क और इदारों के बेहतरीन मफाद में है। रावलपिंडी में हमारे नुमाइंदे अली फुरकान को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में सरवर खान ने कहा कि पायलट्स के जाली लाइसेंस के हवाले से बयान पर बाज़ हलकों की जानिब से बिला जवाज़ तनकीद की जा रही है। विफाकी वज़ीर ने कहा कि पायलटों के जाली लाइसेंस के तनाज़े और उनके हालिया बयान के सबब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की साख मुतासिर होने या बहरानी सूरत हाल पैदा होने की बातें दुरुस्त नहीं हैं। उनके बकौल कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में फ़ज़ाई ऑपरेशन पहले से ही मुअत्तल है, लिहाजा पाकिस्तान को यह मौका मिला है कि PIA में पाई जाने वाली खामियों को दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि कराची सानहे से पहले होने वाले तैयारों के हादसात से कौम को बेखबर रखा जाता था। हम कौम को इस बात से बाखबर रखना चाहते हैं कि माजी में क्या कुछ गलत था और क्या कुछ हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं कि हुकूमत PIA की निजकारी नहीं बल्कि तंजीम नौ करना चाहती है। इसी वजह से उसके जहाज़ों में भी इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 जहाज़ों पर मुश्तमिल PIA फ्लीट को सन 2023 तक 45 जहाज़ों तक ले जाया जा रहा है, जो कि 33% इजाफा है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी पेमरा की जानिब से लाइसेंस मुअत्तल करने के बाद एक निजी TV की इंतज़ामिया ने चैनल 24 न्यूज़ को बंद और 965 मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इस बारे में पेमरा का कहना है कि चैनल 24 को कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त के लिए कायम चैनल की कैटेगरी तब्दील न करवाने पर चैनल मुअत्तल किया गया। इस बारे में चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि इस चैनल को हमने कई मरतबा नोटिस जारी किए, अदालती हुक्मनामे पर उस पर एक्शन लिया गया। 4 शोकास नोटिस जारी किए गए। दरअसल ये एक प्रॉपर्टी चैनल था। पेशावर के एक इलाके TV कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले मसीही बिरादरी के नदीम जोसेफ के पड़ोसी के हाथों जायदाद के तनाज़े पर कत्ल पर पेशावर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म कारकुन और रज़ाकार सरापा एहतजाज हैं और इस वाक़े को न सिर्फ आइन और कानून बल्कि इस्लामी अख्तार और पश्तून रिवायात के भी मनाफी करार दे रहे हैं। नदीम जोसेफ को पिछले 2 जून को पड़ोसी ने इस बुनियाद पर गोली मारकर जख्मी कर दिया था कि वो गैर मुस्लिम है और वो अपने पड़ोस में किसी गैर मुस्लिम को घर खरीदने और रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त नहीं दे सकते। नदीम जोसेफ लेडी रेडिंग हस्पताल पेशावर में जख्मों की ताब न लाकर पिछले 30 जून को चल बसा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। पाकिस्तान में हुक्काम का कहना है कि इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अफगानिस्तान की कौमी मुफाहिमत की आला कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। इस्लामाबाद की जानिब से हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत का ये ताज़ा इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगानिस्तान में हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात शुरू होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं।
حکام کے مطابق عبداللہ کے پاکستان کے دورے کے لیے تاریخوں کا اعلان دونوں ممالک کے درمیان باہمی رضامندی سے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے افغانستان کے لیے تعینات کردہ خصوصی مشیر محمد صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ کابل میں تعینات پاکستان کے سفیر نصر اللہ خان سے ملاقات کے بعد عبداللہ کا ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف سے دورے کی دعوت پر شکر گزار ہیں۔ عبداللہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے قائم کردہ اعلیٰ کونسل کے سربراہ ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال فروری میں دوحہ میں طے پانے والے معاہدے کے بعد افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کی کوششیں جاری ہیں اور اعلیٰ امریکی سفارتی اہلکار دوحہ معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات کے شروع کروانے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ افغانستان میں تعینات امریکی فورسز کے انخلاء کا عمل خوش اسلوبی سے مکمل ہو سکے۔ لیکن دوسری طرف امریکی ذرائع ابلاغ میں حال ہی میں سامنے آنے والی بعض رپورٹس کی وجہ سے امریکہ میں ایک نیا تنازع زیر بحث ہے کہ روس نے گزشتہ سال مبینہ طور پر طالبان سے منسلک بعض گروپوں کو افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے رقم فراہم کی تھی۔ اگرچہ ان رپورٹس کو امریکہ، روس اور طالبان مسترد کر چکے ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان رپورٹس کا ایک مبینہ طور پر ایسے وقت امریکی عہدیداروں کے حوالے سے سامنے آنا تعجب کی بات ہے جب افغانستان میں امن عمل ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گیا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیورٹ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے موضوع پر 3 ویڈیو کانفرنس کے سلسلے کی پہلی کانفرنس آج پیر کے روز منعقد ہو رہی ہے، جس میں امریکہ، اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون کی بین الاقوامی تنظیم OIC کے نمائندوں سمیت 18 علاقائی اور ہمسایہ ملک شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں افغانستان میں تشدد میں کمی، امن بات چیت اور قیدیوں کی رہائی کے معاملات پر غور کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق آج کے اجلاس میں افغانستان کے صدر اشرف غنی کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق کانفرنس کا مقصد افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں خطے میں ہم آہنگی اور مفاہمت پیدا کرنا ہے۔ اس کانفرنس کے بعد کل منگل کے روز چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان 6 فریقی ویڈیو کانفرنس ہوگی۔ اس کانفرنس میں تینوں ممالک کے نائب وزرائے خارجہ امن، سلامتی اور اقتصادی امور کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد جمعرات کے روز تیسری کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں افغانستان کو امداد فراہم کرنے والے ممالک اور تنظیمیں شرکت کریں گی۔ افغان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کی طرف سے رہائی کے لیے فراہم کردہ 5000 قیدیوں کی فہرست میں سے 600 قیدیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ ان قیدیوں کو طالبان سے تعلق کے بجائے ان کے جرائم پر مبنی ماضی کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر زلمے خلیلزاد نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے اقتصادی فوائد کو اجاگر کیا ہے۔ خلیلزاد ایک ہفتے سے امن سمجھوتے پر عمل درآمد کی راہ ہموار کرنے کے لیے خطے کا دورہ کر رہے تھے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد اپنے ایک ہفتے کے دورے میں ازبکستان، پاکستان اور قطر گئے۔ قطر میں انہوں نے طالبان رہنماؤں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پہلی مرتبہ ان کے ہمراہ امریکہ کی بین الاقوامی ترقیاتی مالیاتی کارپوریشن کے سربراہ ایڈم بوئلر بھی تھے۔ خلیلزاد نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ اقتصادی منصوبوں کی نوعیت کیا ہوگی اور کس طرح معیشت کو سہارا دیں گے، تاہم انہوں نے اشارہ دیا کہ انفراسٹرکچر اور تجارت کے شعبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری ہوگی اور ان میں قطر اور پاکستان بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بر صغیر ہند و پاکستان میں القاعدہ کے ساتھ رابطوں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس سمجھوتے پر عمل درآمد کا عزم رکھتے ہیں۔ ہرچند کہ خلیلزاد کا یہ سفارتی مشن ختم ہو گیا ہے، مگر اس کے بعد بھی طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کی تاریخ طے نہیں ہو سکی ہے۔ امریکی سفیر نے زور دیا ہے کہ زیر التوا مسائل کو جلد از جلد طے کرنے کے لیے مذاکرات شروع کیے جا سکیں۔
सऊदी अरब की हुकूमत ने अय्याम हज के दौरान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के पेश नज़र आज़मीन हज के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हज के दौरान आज़मीन के इज्तिमा और मुलाकातों पर पाबंदी होगी। सऊदी अरब ने गुज़श्ता माह ऐलान किया था कि कोरोना वायरस के बायस इस बार सिर्फ 1000 मकामी अफराद को ही हज की इजाज़त होगी। दुनिया भर से लाखों आज़मीन हर साल हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी रियासत के क़याम के बाद से ये पहला मौका है कि हज को महदूद किया गया है। 19 जुलाई से शुरू होने वाले हज के लिए सऊदी अरब के सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने पीर को एक हिदायतनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक आज़मीन काबा को हाथ नहीं लगा सकेंगे और हजर अस्वद को छूने पर भी पाबंदी होगी। आज़मीन पर लाजिम होगा कि वो मनासिक हज की अदायगी के दौरान एक दूसरे से कम 1.5 मीटर का फासला रखें। सऊदी वज़ारत हज ने गुज़श्ता माह कहा था कि बड़े इज्तिमा में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे को देखते हुए हज को महदूद रखा गया है और सिर्फ ममलुकत में मौजूद अफराद को ही हज की इजाज़त दी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक 65 बरस से ज़ायद उम्र के लोग इस साल हज नहीं कर सकेंगे। भारत और चीन ने मशरक़ी लद्दाख की गलवान वादी में अपने फौजियों की कार्रवाइयां ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया है। यहाँ गुज़श्ता माह मौलिक झड़पें हुई थीं। फौजी ज़राए ने दक्कन हेरल्ड को बताया है कि गलवान में कार्रवाई ख़त्म करने की इब्तिदा हो चुकी है और पेट्रोल पॉइंट 14 के इलाके में स्ट्रक्चर्स को हटा दिया गया है। इस मकाम पर 15 जून को होने वाली लड़ाई में 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे, जबकि चीनी फौजियों को पहुंचने वाले जानी नुकसान का तयन नहीं हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के मुतादिद अदवार के बाद पीर के रोज़ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हुकूमत की नई मीडिया पॉलिसी के खिलाफ सहाफ़ियों और ज़राए इब्लाग़ के दूसरे नुमाइंदों ने पीर को दारुल हुकूमत श्रीनगर में एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मकामी सहाफ़ियों का कहना है कि इलाके की इंतज़ामिया ने हाल ही में जो मीडिया पॉलिसी वज़ा करके मंजर आम पर लाई है, वो आज़ादी सहाफ़त पर एक बड़ा और खुला वार है। इन सहाफ़ियों के एक नुमाइंदे ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू में इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने बाज़ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की ईमा पर यह नाक़िस मीडिया पॉलिसी तैयार की है जो आज़ादी इजहार का गला घोंट कर अपनी नाअहली और रिश्वतखोरी पर पर्दा डालना चाहते हैं। तहाँ बाज़ दूसरे सहाफ़ियों का कहना था कि हुकूमत नहीं चाहती कि ज़राए इब्लाग़ मारूज़ी अंदाज अपनाकर शोरज़दा इलाके में रूनुमा होने वाले वाक़यात और हालात के बारे में बैरूनी दुनिया को बाखबर रखें। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और हमारे यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है ताकि आप इसे बाद में भी देख सकें। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।